दिया हुआ है डीपीएसपी। डीपीएसपी सुना है आपने कभी पहले, इसके पहले? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऐसा सुना है? नो सर। तो एक डीपीएसपी होता है, एक फंडामेंटल ड्यूटी होता है। तो डीपीएसपी हम देखेंगे 8th क्लास वाली एनसीईआरटी में, इसमें है फंडामेंटल ड्यूटी। तो फंडामेंटल ड्यूटी आपको वर्ड दिख रहा है ना, फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। यस ये सर। सब वर्ड आपको तो मैंने पढ़ा रखे हैं, प्रीएम्बल, फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, ये 4 मेन पार्ट हैं, और भी बहुत सारे मेन पार्ट हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या है, आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं, ठीक है। ठीक है, इक्वलिटी पढ़ने से पहले उसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जब आप देखोगे तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी लाइन बाय लाइन आपको पता होनी चाहिए। लाइन बाय लाइन मतलब कि कौन कौन से वो लिखे हुए हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चन इस पे कराऊंगा कुछ, वो क्वेश्चन आप बताना जब पढ़ने के बाद कि आप सही कर पा रहे हो कि नहीं। तो पहली लाइन आपको दिख रही है, टू अबाइड बाई कॉन्स्टिट्यूशन। ड्यूटी का मतलब क्या होता है, पहले आप वर्ड का मतलब बताओ। ड्यूटी का मतलब, कोई भी चीज़ ड्यूटी कब बोली जाती है, वो सर ड्यूटी है वो। रिस्पॉन्सिबिलिटी। 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 हम्म, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या आपके पेरेंट्स की तरफ कुछ आपकी ड्यूटी है, राइट, कि भाई मुझे ये करना है, कुछ मुझे रिस्पेक्ट देनी है, आपकी ड्यूटी है, ठीक है। तो सिमिलरली फंडामेंटल ड्यूटी का मतलब आपकी नेशन के प्रति कुछ ड्यूटी है, आपकी नहीं, हर सिटीजन ऑफ इंडिया की कुछ ड्यूटी है, ठीक है। क्योंकि हम ही ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, हम ही ने सारी चीज़ें वो बनाई हैं, तो हमारी कुछ ड्यूटी है किसके प्रति, अपने इसके प्रति, अपने नेशन के लिए, ठीक है। तो पहला लाइन क्या लिखा है, आप देखो पहली ड्यूटी क्या है, टू अबाइड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट्स इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। तो आपने कभी ये देखा है कि नेशनल एंथम पे हमेशा क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है कि नेशनल एंथम जब होगा तो लोग खड़े हो जाएंगे, राइट। नेशनल फ्लैग जी। जब होगा तो लोग क्या करेंगे, मतलब सैल्यूट करते हैं, जो आपने देखा होगा कई जगह इस तरह का होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये रिस्पेक्ट, जो आइडियल्स और इंस्टीट्यूशन है उनके लिए रिस्पेक्ट, ये रिस्पेक्ट हमें दिखानी है, एज अ सिटीजन हमें ये रिस्पेक्ट दिखानी है। ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है, तो ये लिखा है ना, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, हर सिटीजन का ये ड्यूटी है, मतलब कि उसको ये करना है। अब ये अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये लीगल है कि नहीं है, क्योंकि ये लीगल नहीं होता है, मतलब लीगली ये इन्फोर्सिएबल नहीं है चीज़ें। आपको कोई ये लीगली नहीं बोलता है कि आप एंथम होगा तो आप खड़े होगे, फ्लैग होगा तो आप कुछ बोलोगे, आप समझ रहे हो, फ्लैग होगा तो आप सैल्यूट करोगे, ऐसा कुछ बोला नहीं होगा। अभी आपने ये सुना था तमिलनाडु में क्या हुआ था, नेशनल एंथम हुई थी तो बहुत सारे अदर कम्युनिटीज़ के लोग नहीं खड़े होते थे, कुछ लोग खड़े होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं। तो ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, ड्यूटी है, ड्यूटी मतलब एक मॉरल प्रिंसिपल टाइप का है कि हमें ये करना चाहिए, लेकिन ये इन्फोर्सिएबल नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप नहीं करोगे तो आपके ऊपर कोई केस हो जाएगा, इस तरह का नहीं है, ठीक है। दूसरा देखो क्या लिखा हुआ है, टू चेरिश फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड और नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो कुछ नोबल आइडियल्स होंगे जैसे नेशनल स्ट्रगल के लिए जिन्होंने हमें इंस्पायर किया, जैसे गांधी जी है, गांधी जी के बहुत सारे वो हैं, फिलॉसफीज़ हैं, उन्होंने हमें इंस्पायर किया ना निकलने के लिए, मतलब नेशनल स्ट्रगल में जो फ्रीडम आई हमारी। जैसे अहिंसा एक वो है, आपने सुना होगा, नॉन वायलेंस इज अ प्रिंसिपल ऑफ महात्मा गांधी फॉर अचीविंग द इंडिपेंडेंस, राइट। तो अब ऐसा तो नहीं बोला जाता है कि सब लोग अहिंसा से ही करेंगे, हमको चेरिश करना है। चेरिश करना मतलब आप समझते हो हिंदी में, किसी चीज़ को चेरिश करना मतलब उसके लिए आप एक तरह से एक रिस्पेक्ट दे रहे हो, उसके लिए आप एक तरह से उस चीज़ को मान रहे हो कि हाँ ऐसा होता है, तो और उसको आप फॉलो करोगे। तो आपने ये देखा है कि इसके रिगार्डिंग बहुत सारे धरना होते हैं, जैसे बहुत सारी छोटी छोटी जैसे किसान मूवमेंट पढ़ा था आपने, ठीक, किसान आंदोलन हुआ था ना अभी 2019-20 में, तो उसमें ये लोग क्या कर रहे थे, यस। वही आइडिया तो फॉलो कर रहे थे, नॉन वायलेंस का, ठीक है। तो हर सिटीजन को क्या करना है, जो जिससे नेशनल नेशनल स्ट्रगल में जो जो चीज़ें आइडियल्स यूज़ किए गए, वो आइडियल्स यूज़ करना चाहिए इनको, ऐसा लिखा गया है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, अपहोल्ड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हर सिटीजन को ये करना है, सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी जिससे जिससे बन सकती है वो चीज़ करनी है हर सिटीजन ऑफ इंडिया को, ठीक है। तो क्या लगता है आपको, यूनिटी इंटीग्रिटी के लिए हम लोग ऐसा क्या करते हैं, कोई एग्जांपल बताओ आप? कोई सिटीजन या कुछ भी ऐसा क्या करते हैं हम कि यूनिटी इंटीग्रिटी बनी रहती है, कुछ भी आप बताओ। अगर आप सोच पा रहे हो तो, नहीं सोच पा रहे हो तो बताओ, मैं बताऊं आपको। आ रहा है कुछ दिमाग में आपके? सर नहीं। अच्छा, ये सुना है आपने कम्युनिटी पुलिसिंग, वर्ड सुना है कभी, कम्युनिटी पुलिसिंग? कम्युनिटी पुलिस का यस वर्ड सर। सुना हुआ है? तो ऐसा सुना होगा आपने कि जैसे मान लो कोई विलेज है, पंचायत है, इस तरह के एरिया है, वहाँ पे कुछ लोगों को कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए बताया जाता है कि आप लोग क्या करेंगे, कम्युनिटी पुलिस करेंगे, ठीक है।
कम्युनिटी पोलिसिंग करेंगे। कम्युनिटी पोलिसिंग का मतलब कोई भी अनवांटेड तत्व होगा तो वो लोग जाके उसको क्या करेंगे, चिन्हित करेंगे। चिन्हित करने का मतलब पकड़ के लाएंगे और पुलिस को बताएंगे भाई ये लोग सही नहीं है, या ये लोग टेररिस्ट फैला सकते हैं, या इस तरह कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें लॉ, ये सुना है आपने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, वर्ड सुना है आपने, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नक्सलिज्म, ये सब सुना है। तो बहुत सारे एरियाज हैं छत्तीसगढ़ झारखंड में जहाँ पे नक्सलिज्म प्रभावित एरियाज हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोगों की ये ड्यूटी है। ड्यूटी मतलब उन्हें बताया गया है, लेकिन ये चीज़ और भी लोग करते हैं। ऐसा नहीं कि कम्युनिटी पुलिस में जो जिन लोगों को बताया गया है कि आप ही जाके करोगे, उसके अलावा एज अ सिटीजन आपका भी ये मतलब आपकी ये ड्यूटी है कि अगर आप इस तरह का कुछ देखते हो तो आप बताओगे। आपने सुना है कभी हम रेलवे रेलवे वगैरह पे जाते हैं तो उसमें बोला जाता है कि अगर आप कोई संदिग्ध व्यक्ति को देखें तो आप बताएं आरपीएफ वगैरह को। तो ये क्या है, आपकी ड्यूटी को आपको रिमाइंड किया जा रहा है कि यूनिटी इंटीग्रिटी का खतरा है ना भाई। आप जा रहे हो रेलवे में, बम ब्लास्ट हो जाए, कुछ हो जाए, तो यूनिटी इंटीग्रिटी सोवरेनिटी कैसे मेंटेन करनी है, उसको अपहोल्ड कैसे करना है, उस ड्यूटी को आपको रिमाइंड करा जा रहा है क्योंकि आप सिटीजन हो, ठीक है। अब यस चौथा सर। पॉइंट देखो, चौथा पॉइंट क्या लिखा है, टू डिफेंड कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। ठीक है, कहने का मतलब कल को मान लो किसी ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है। अगर आपकी आपके नेशन में, अभी आपने यूक्रेन अटैक सुना, राइट, यूक्रेन वाला सुना है आपने, यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है। तो यूक्रेन में क्या है कि जो भी अटैक हुआ उसमें वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने क्या बोला कि औरतों को छोड़ के सबको लड़ना पड़ेगा। क्यों लड़ना पड़ेगा? क्योंकि वहाँ भी इस तरह की बातें होंगी ना, डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस। तो आपके वहाँ भी कभी इस तरह का होगा तो क्या करना पड़ेगा, अपने कंट्री को डिफेंड करना पड़ेगा, नेशनल सर्विस देना पड़ेगा। समझ रहे हो आप? मान लो कल को हमारे ऊपर अटैक हो जाता है, और इतना अटैक हो जाता है कि हमारी मिलिट्री अब कैपेबल नहीं रही है, हमारी मिलिट्री को भी हेल्प की ज़रूरत है। तो अगर गवर्नमेंट बोलती है कि हर सिटीजन को अब इसमें आ जाना चाहिए, मतलब एक तरह से अपने कंट्री को अपने नेशन को डिफेंड करना चाहिए, तो आपको भी जाना पड़ेगा। तो आपने एक वो सुना होगा, ये सुना है आपने, एनसीसी, एनसीसी सर्टिफिकेट होता है, नेशनल कैडेट यस। कॉर्प्स, से सुना है? यस सर। 1950s या 60s के अराउंड, आप इस बार एनसीसी वर्ड अब एक पेज पे लिख लो, एनसीसी वर्ड, नेशनल कैडेट कॉर्प, एनसीसी लिख लो बस पेज पे। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना कि ये कब स्टार्ट हुआ, किसने, मतलब नेहरू जी का ऐसा इनिशिएटिव था। तो कब स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, इसके पीछे का विज़न क्या था। तो इसके पीछे का विज़न यही था कि भाई जैसे मान लो, अब मैं तो एनसीसी में नहीं गया हूँ, आप भी एनसीसी में नहीं गए हो, ठीक है। कल को मुझे मोदी जी बोलें कि आके कूद जाओ इसमें, मतलब लड़ाई करने लगो, तो मैं तो नहीं लड़ पाऊंगा ना, आप भी नहीं लड़ पाओगे भाई, पहले ही गोली मारे जाएंगे। तो तो कहने का मतलब एनसीसी जब बना ना, तो एनसीसी के पीछे का विज़न वही था कि जब 12th 11 जब हम लोग कर रहे होते हैं ना, तो कई लोग एनसीसी करते हैं, आप देखना कई लोग अभी भी माना जाता है एनसीसी का। जब आप यूपीएससी में डैफ भरोगे ना, वहाँ भी वो पूछता है कि आप एनसीसी में हो, एनसीसी के तरफ से आप, मतलब एनसीसी आपने कभी ज्वाइन किया है या नहीं। तो उसमें आपको बेसिक ट्रेनिंग, जो आर्मी वाली बेसिक ट्रेनिंग होती है ना, वो दी जाती है कि आप राइफल चला सकते हो, आप कुछ बेसिक अपना बंदूक वगैरह चला सकते हो, तभी तो आप डिफेंड कर पाओगे ना कंट्री को, नहीं तो कैसे कर पाओगे। तो ये एनसीसी का कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। तो ये समझ में आया, डिफेंड करना कंट्री को, ये हमारी क्या है, ड्यूटी है। अगर आपको कभी भी कल को कंट्री बोलेगी तो आपको ये करना पड़ेगा, मतलब कंट्री इन द सेंस मतलब एज अ नेशन अगर डिमांड होती है तो, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा इसमें कॉन्फ्लिक्ट, फंडामेंटल राइट से कैसे कहाँ कहाँ कॉन्फ्लिक्ट आता है, आप एक बार दिमाग में ये सब चलाते रहना, ठीक है। अब देखो इसमें अगला क्या लिखा हुआ है, ई पॉइंट, टू प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। कॉमन ब्रदरहुड की बात और कहाँ लिखी हुई है, आप बताओ, कॉमन ब्रदरहुड की बात कहाँ लिखी हुई है प्रियम्बल में, क्या वर्ड था प्रेम्बल वो, में सर। क्या वर्ड था जिससे ये दिखता था प्रियम्बल में? इसका मतलब आपने उसको एक बार पढ़ा नहीं, कोई बात नहीं, उसको रिवाइज करते रहो। कॉमन ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी वर्ड पढ़ा था आपने? यस सर। फ्रेटर्निटी वर्ड ही तो था ना ब्रदरहुड, एक दूसरे में हम लोग मतलब सही से रहेंगे, इस तरह का मतलब हारमोनी बना के। तो वो बात देखो यहाँ पे भी लिखी गई है कि टू प्रमोट हारमोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड amongst the all the people of India, transcending religious, linguistic, regional और sectional diversities, to renounce। अब देखो इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है, टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू वुमेन, ये दिख रहा है। ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं करनी है जो वुमेन की डिग्निटी के अगेंस्ट हो, ठीक है, उसको रिनाउंस करना है। ये भी हमारे किस में लिखा हुआ है, फंडामेंटल ड्यूटी में। तो एक एक वर्ड लिख के आता है और उसमें लिखता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा 4-5 क्वेश्चन आए हुए, एक एक वर्ड लिख के आता है और पूछता है कि कहाँ कहाँ आया हुआ है, ठीक है।
तो इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये सब लाइन बाय लाइन कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए। याद मतलब आपको कई बार पढ़ना है, आपको याद हो जाएगा। तो और समझ ही रहोगे तो याद ही रहेगा। तो ट्रांसेंडिंग रिलीजियस और रिलीजियस लिंग्विस्टिक रीजनल सेक्शनल डाइवर्सिटी आपको कहीं दिखती है इस तरह का कोई भी एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहा हो, जो कॉमन ब्रदरहुड को, ऐसा कोई लॉ जो कॉमन ब्रदरहुड को वो करता हो, फैलाता हो, कोई भी चीज़ जहाँ पे लिंग्विस्टिक रिलीजियस है रीजनल सेक्शनल डाइवर्सिटी को हटाया जा रहा हो, क्योंकि ये ड्यूटी है। तो इस तरह के लॉ, ड्यूटी से इंस्पायर्ड कई सारे लॉज हैं। अभी मैं आपको एक दो लॉ बताऊंगा, ऐसे अभी बताता जा रहा हूँ। जैसे नेशनल फ्लैग एंथम को करना है तो इसके लिए नेशनल फ्लैग कोड बना हुआ है। ये लिखा है ना, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी इस बार का पेपर देखना 2023 का, उसमें फ्लैग के बारे में पूरा पूछा हुआ है। फ्लैग का वो पूछा हुआ है कि कितने एरिया में है वो, मतलब 3:2 है या क्या है, उसका पूरा फ्लैग के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये सब वर्ड यहीं लिखे हैं ना, उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। अब नेशनल एंथम के बारे में आपको पता होना चाहिए, कितने सेकंड में खत्म होता है, क्या होता है, कितने वर्ड्स हैं उसमें, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है ना उसपे, क्योंकि ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो नेशनल फ्लैग कोड करके कोड आया, मतलब वो तो ड्यूटी से कई सारे लॉ बने हुए हैं। तो ये आपको दिमाग में ऐसा आ रहा है कुछ कि रिलीजियस लिंग्विस्टिक रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज़ को वो हटा के कोई ऐसा बना रखे हो, हमने कोई लॉ बना रखा हो, बताओ। सर डोंट नो। अच्छा, अभी ये दिमाग में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ी आपने, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, 3 लैंग्वेज फार्मूला पढ़ा है, 3 लैंग्वेज फार्मूला, ठीक है। नहीं सर। कोई बात नहीं, तो आप लिख लो 3 लैंग्वेज फार्मूला। न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो अभी चल रही है, वो पढ़ लो। इसमें क्या है कि अलग अलग लैंग्वेजेस को अलग अलग प्रायोरिटी ना देके हम मतलब एक सेम प्लेस पे रख रहे हैं, मतलब सबका रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ये लिंग्विस्टिक बैरियर को वो हटा रहा है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लॉज आपको मिल जाएंगे जो डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। जो क्या करते हैं, डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे वो पता लग जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपका दिमाग उस तरह से चले। ऐसा नहीं कि आप ये लॉ नहीं पढ़ोगे या कहीं आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, टू वैल्यू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। हमको अपने रिच हेरिटेज जो हमारा कल्चर है उसको हमको प्रिजर्व करना है, ठीक है। वो कैसे करते हैं हम अपने कंपोजिट कल्चर को। यूनेस्को का नाम सुना है आपने, यूनेस्को का नाम। यस सर। यूनेस्को ने आप ये देखे हो, यूनेस्को ने कई सारा वो किया हुआ है। यूनेस्को ने बहुत सारा वो किया हुआ है, क्या किया हुआ है, बहुत सारे साइट्स को वो बना रखा है, बहुत सारे साइट्स को इम्पॉर्टेंट साइट बना रखी है। आपने ये सुना है कि हमने जैसे एक वो है ताजमहल है, ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारे साइट्स हैं जिनको क्या बनाया गया है, नेशनल इम्पोर्टेंस की साइट बना रखी गई है। मतलब कि इनको, ये साइट्स जो है वो इम्पॉर्टेंट साइट है हमारे कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए। जितने आपने पढ़ रखे हैं ना, जैसे जैसे मैं आपको बताऊं कि लाल किला आपने सुना है, रेड फोर्ट, ताजमहल, ठीक है, सन टेम्पल कोणार्क का, ये सारी चीज़ें किस में, हेरिटेज लिस्ट में आती हैं, यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में आती हैं। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, अपने कल्चर को क्या कर रहे हैं, अपने कल्चर को प्रिजर्व कर रहे हैं। आप समझ रहे हो, इससे हम अपने कल्चर को प्रिजर्व कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अब अगला पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर, ठीक है। इस वर्ड कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर का मतलब क्या है, जो भी भाई ऐसा होता है ना, एक वाइल्ड लाइफ, आप बगल में लिखो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ऐसा लिखो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। मतलब पेज पे लिख लेना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे हर अलग अलग जो लिविंग क्रिएचर का मतलब आप समझते हो ना, जीव जंतु जानवर जो होते हैं, उनको अलग अलग कैटेगरी दिया गया है। आप इन्वायरमेंट जब आपका होगा, इन्वायरमेंट जब आप पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि इसमें कई सारे शेड्यूल बनाए गए हैं। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में वो एक अलग डिग्री का प्रोटेक्शन देता है। जैसे आप किसी भी नेशनल पार्क सुना है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब नाम सुना हुआ है कभी, यस सर। नेशनल। तो नेशनल पार्क भी किसमें बनता है, ये जो आपका एक्ट है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नेशनल पार्क बनाया जाता है। ये आप इन्वायरमेंट में पढ़ोगे, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी ऐसे बहुत सारी बनी है, जैसे उत्तराखंड में भी बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उत्तराखंड में भी बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, ठीक है। यूपी में भी बहुत सारे हैं। तो वो क्या, हम वो क्या कर रहे हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से हम नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, और कंपैशन लिविंग क्रिएचर को दिखाने के लिए हमने क्या किया हुआ है, अलग अलग शेड्यूल में उसको
बाइफरकेट कर दिए, अलग अलग शेड्यूल में कैटेगराइज किया गया है बहुत सारे लिविंग क्रिएचर्स को। शेड्यूल 1 में है तो उसको हाई प्रायोरिटी पे हम रखे हुए हैं, शेड्यूल 2 में है तो उसको कम प्रायोरिटी पे रखे हुए हैं, मतलब जिनको नहीं मारा जाना चाहिए उस उनके लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं, ठीक है। सिमिलरली फॉरेस्ट लेक के लिए बहुत सारी चीज़ें की गई हैं, जैसे रिवर्स का इंक्रोचमेंट ना हो या लेक्स का इंक्रोचमेंट ना हो, उसके लिए बहुत सारे बॉडीज़ बन रखी हैं। वो सब आप इन्वायरमेंट में एक बार जाओगे तो पढ़ोगे। फॉरेस्ट को रोकने के लिए भी बहुत सारी इस तरह की वो बन रखी हैं बॉडीज़, ठीक है। फॉरेस्ट का हर बार सर्वे होता है। आपने देखा होगा कि फॉरेस्ट के लिए ऐसा सुना है आपने, ग्रीन इकोनॉमी वर्ड सुना है, ग्रीन इकोनॉमी? तो ग्रीन इकोनॉमी क्या है, जो हिमालयन जितने हिमालयन स्टेट हैं वो लोग ये बोल रहे हैं कि हमारे पास फॉरेस्ट के रिजर्व ज़्यादा हैं। अगर हमारे पास फॉरेस्ट के रिजर्व ज़्यादा हैं तो इसका मतलब हम इन्वायरमेंट में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं एज अ स्टेट। तो एज अ स्टेट हम इन्वायरमेंट में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिस्पाइट इसके हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने अपने फॉरेस्ट को बचा के रखा है। तो हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको भी पैसा मिलना चाहिए, उस चीज़ का कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। तो जब आप देखोगे ना फाइनेंस कमीशन में, फाइनेंस कमीशन आगे पढ़ोगे, फाइनेंस कमीशन एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बेसिस पे कितना पैसा किसको जाना चाहिए वो डिवाइड करता है। तो उसमें एक फॉरेस्ट का कंपोनेंट भी होता है। हर स्टेट को जब सेंटर पैसा डिवॉल्व करता है ना, तो फॉरेस्ट के कंपोनेंट के बेसिस पे भी डिवॉल्व करता है, ठीक है। समझ आ रहा है आपको? यस थोड़ा सर। थोड़ा। तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, इन सब से हम क्या कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से हम अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब अगला देखो क्या लिखा है, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। अब आप सोचो साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने की जरूरत क्यों? आपने सुना है मतलब मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक ने बहुत सारे मतलब स्कीमें चला रखी हैं, ठीक है। जैसे अभी वर्ड लिखो आप, चुनौती करके एक चल रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ इन इलेक्ट्रॉनिक्स का चुनौती करके चल रहा है, चुनौती, ठीक है। उसमें क्या है, जो भी इनोवेशन हुआ होगा ना, जो इनोवेटिव टाइप की टेक्नोलॉजी होगी उनको गवर्नमेंट पैसा देगी उस स्कीम के थ्रू। तो ये समझ में आ रहा है कैसे साइंटिफिक टेम्पर डेवलप किया जा रहा है। भाई सबको पैसा नहीं देगी वो, AI ML में आप कुछ कर रहे हो, आप कुछ रोबोटिक्स में कर रहे हो, ड्रोन वाली टेक्नोलॉजी में कर रहे हो, कुछ अलग अलग जो टेक्नोलॉजीज हैं। अभी आपने देखा होगा बजट में डीप टेक के लिए बजट आप नहीं सुने होंगे, धीरे धीरे आपको ऐसा पता लगेगा, मतलब आप घबराना मत कि कोई चीज़ आपको नहीं पता है। बजट में ऐसे इस बार जब 2000 ये वाला बजट आया डीप टेक के लिए, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बहुत सारा पैसा एक तरह से कॉर्नर कॉर्नर किया हुआ है उसके लिए, डीप टेक के लिए, डीप टेक में जितने भी इनोवेशन होंगे उसके लिए। तो ये इनोवेशन क्या है, ये वही है, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। इंक्वायरी का स्पिरिट नहीं हुआ तो आप फिर वही मानने लगोगे ना कि मतलब जो पहले चलता था, जो रीनाइसा पीरियड के पहले मैं आपको एक बार बताया था, पिछले या पिछले के पिछले वाले क्लास में। तो वो जो चलता था वो आप स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी नहीं रहेगी, मतलब तब आपकी, अगर आप रिलीजन पे बहुत ज़्यादा बिलीव करने लोगे तो, ठीक है। ये वर्ड समझ में आ गया, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। अब अगला देखो लिखा है, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्योर वायलेंस, ठीक है। पब्लिक प्रॉपर्टी को सेव करने का मतलब क्या है कि आप रेड फोर्ट पे जाके उसका ईंटा नहीं तोड़ोगे। ये नहीं कि आप भाई ताजमहल क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी है। रोड क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी है। पब्लिक का मतलब समझते हो ना, जो सबके लिए यूज हो। पब्लिक का मतलब समझते हो, जो सब लोग यूज कर रहे हैं, एज अ कॉमन पब्लिक जो सब लोग यूज कर रहे हैं उसको, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो पब्लिक प्रॉपर्टी का सेफगार्ड भी किसकी ड्यूटी है, सिटीजन की। ये नहीं कि भाई ऊपर वो बना रखे हैं कि ब्रिज बना रखे हैं, उस ब्रिज को हम मतलब वो मतलब सबके लिए है ब्रिज, तो उसको हम तोड़ना चालू कर देंगे। मेट्रो बन रखा है तो हम मेट्रो में जाके, आपने ऐसा सुना है मेट्रो में बोला जाता है कि आप पान गुटखा तंबाकू थूक नहीं सकते। ये क्या है, आप सेफगार्ड कर रहे हो अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी को, समझ रहे हो। तो ये कहाँ लिखा हुआ है, ये ड्यूटी में लिखा है, ये हर सिटीजन की ड्यूटी है कि जाके थूकने नहीं लगेगा कोई वहाँ, या जाके मतलब वहाँ पे फर्जी में वो नहीं करेगा। आपने इसमें ट्रेन में भी देखा होगा, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें अनाउंस होती रहती हैं। तो ये सब क्या है, ये सब ड्यूटी है, जो ड्यूटी आपको कई बार रिमाइंड किया जाता कराई जाती है एज अ सिटीजन, ठीक है। अब अगला देखो क्या लिखा है, टू स्ट्राइव टूवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट नेशन कॉन्स्टेंटली राइज इन हायर लेवल ऑफ इंडिवर एंड अचीवमेंट, ठीक है। कलेक्टिव एक्टिविटी और मतलब सेम जैसे ऊपर साइंटिफिक टेम्पर वाला था, सेम उस तरह का है कि अगर, अब आप बताओ, स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर, ऐसा कोई आपको समझ में आता है इसका एग्जांपल? आप बताओ कि इसका मतलब समझ में आता है कि ऐसा गवर्नमेंट क्या कर रही है ताकि आप मतलब कोई भी बंदा एक्सीलेंस की तरफ स्ट्राइव करे, ऐसा क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है गवर्नमेंट के पास, बताओ। सर AIML को इंट्रोड्यूस, मतलब टेक्नोलॉजी में तो।
नहीं, गवर्नमेंट ऐसा क्या कर रही है जिससे आप जा रहे हो उसके तरफ? मतलब ऐसा गवर्नमेंट क्या कर रही है कि आप उसके तरफ जा रहे हो, मतलब एक्सीलेंस की तरफ जा रहे हो, ऐसा कुछ? सोचो आराम से, 2 मिनट लो, दिमाग चलना भी ज़रूरी है ज़्यादा। आप बताओ, ऐसा क्या लगता है आपको कि गवर्नमेंट सोच रही है इसके तरफ? ये आपको पता है पद्म भूषण अवार्ड ये सब सुना हुआ है? हम्म। भाई तेंदुलकर को मिला ना भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सब क्या है? आप किसी भी एरिया में एक्सीलेंट परफॉर्म कर रहे हो तो आपको क्या किया जा रहा है? अवार्ड दिए जा रहे हैं। ये क्या है? गवर्नमेंट की तरफ से वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे आपका, जिससे क्या करवाया जा रहा है, जिससे ये चीज़ आपके अंदर इंस्टिल की जा रही है। भाई सबको पता है कि हम कुछ अच्छा करेंगे तो हमें क्या होगा, मतलब पद्म भूषण मिलेगा, पद्म विभूषण मिलेगा, इस तरह का कुछ मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हो आप? तो ये समझ में आ रहा है, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस का मतलब? तो एक्सीलेंस की तरफ बढ़ाने के लिए कई तरह के वो किए गए हैं, गवर्नमेंट के साइड से बहुत सारे वो किए गए हैं। अब आगे देखो लास्ट में क्या है, हु इज पेरेंट एंड गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चिल्ड्रन एज इन केस, जो मतलब कहने का मतलब 6 से 14 साल के अपने बच्चों को पढ़ाना, ये किसकी ड्यूटी है? ये पेरेंट और गार्जियन की ड्यूटी है। पेरेंट और गार्जियन क्यों लिखा गया? क्योंकि बहुत सारे लोग चिल्ड्रन अडॉप्ट करते हैं तो वो क्या है, उसके गार्जियन है। अगर चिल्ड्रन अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, अगर कोई बच्चा भाई अनाथ हो जाता है तो भाई किसी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना उसको। अगर वो 6 से 14 साल के बीच में है तो उसको पढ़ाना लिखाना किसी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? गार्जियन की। गार्जियन मतलब चाचा ताऊ मामा, इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों को अपॉर्चुनिटी एजुकेशन की दी ही जाए। ठीक है, तो देखो पहले क्या था, यहाँ स्टार मार्क लगा हुआ है। पहले क्या था, ये पहले इसमें हमारे पास मतलब इसमें पहले केवल 10 ही ड्यूटी थी। तो जब भी लिखा जाए कि इनिशियली मतलब फंडामेंटल ड्यूटी शुरू में जो थी, जो भी इनकॉर्पोरेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन है वो 10 ही थी, तो ये बात सही है। अभी के टाइम में हमारे पास टोटल 11 ड्यूटीज हैं। ठीक है, और 51 कब आया? क्या हमारे कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब 1950 के आसपास, जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ तब ये आया? नहीं, ऐसा नहीं है। नाइन ये आर्टिकल कब जोड़ा गया फंडामेंटल ड्यूटी वाला? 42nd अमेंडमेंट से। 42nd अमेंडमेंट कब हुआ? 1977 से इफेक्ट में आया। हुआ तो 1976 में था, लेकिन इफेक्ट में कब आया? ये 3 जनवरी 1977 को ये इफेक्ट में आया और उसके थ्रू 51A डाला गया। ठीक है, लेकिन जो ये लास्ट वाला जो आप पढ़ते हो ना, पेरेंट को 11 से 14 साल तक वो होना चाहिए, ये कब डाला गया? ये 86 अमेंडमेंट एक्ट से 2002 में डाला गया, जो 2010 से मतलब डाल दिया गया था 86 अमेंडमेंट से, लेकिन इफेक्ट में आया 2010 से। ठीक है, तो इसके बारे में सारी बातें याद रखनी है। क्यों? क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है और लिखा हुआ है सब एनसीईआरटी में। ये कहीं और से मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, पहले ही पेज पे आपको दिख जाएगा ये, जब मैं आपको एनसीईआरटी इसकी शेयर कर दूंगा पीडीएफ फॉर्म में। तो अभी ये बेसिक समझ में आया, फंडामेंटल ड्यूटी 11 समझ में आई, पहले 10 थी, 11वीं बाद में आई। पहले क्या था? पहले आप एक बार आप बोलते जाओ, इसका सारा बेसिक एक बार बोलो। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वो छोड़ दो, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप बस बोलते जाओ, वो बाद में आपको याद हो जाएगा। ये क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्या होता है, वो सब बाद में आ जाएगा समझ में। एक बार आप बोलते जाओ थोड़ा थोड़ा। 11 हूँ, आप एक बार बताओ। मैं 11 यहाँ पे आपका लिस्ट किया हूँ, देखो दिख रहा है 11 ये। यस सर। बस इसमें देखो, अब एक बार पढ़ते जाओ, थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल बताते जाओ। ये इंपॉर्टेंट है, दिमाग में चलना चाहिए। पढ़ लो एक बार और बताओ, एग्जाम्पल बताओ, समझाओ एक तरह से। और ये चीज़ें लिखने में काम आएंगी। प्रियम्बल, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, कहीं भी आपको कॉन्क्लूजन, इंट्रोडक्शन लिखने में काम आएगा। ऐसा नहीं लगता है आपको ये गवर्नेंस का पार्ट है? फंडामेंटल ड्यूटी एक तरह से गवर्नेंस दिखा रहा है आपका। गवर्नेंस आप समझते हो ना भाई, जैसे मैं बोला कि पब्लिक में आप जा रहे हो तो आपको थूकना नहीं है, क्या है? गवर्नेंस है ना, आपको बता रहा है गवर्नेंस, गवर्नमेंट आपको बता रही है। तो गवर्नेंस का ये कई जगह ये सब यूज़ होता है, तो याद रखना है। आप बताते जाओ, एक बार पढ़ते जाओ और एग्जाम्पल बताते जाओ। पहला बताओ। सर फर्स्ट है अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हम्म, रेस्पेक्ट इट्स आइडल्स, इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम। ठीक है। लाइक हमको रेस्पेक्ट शो करनी है अपने नेशनल फ्लैग के टूवर्ड, जो हाँ। सारे मतलब नेशनल एंथम जो भी हमारे हम्म। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं वो हाँ, सब नेशनल चीज़ें। एंथम जैसे वो जब चलता है, गीत होता है ना जब आप जाते हो, जनगण मन अधिनायक जय है, तो आप जाते हो तो खड़े होते हो ना उसमें, मूवी हॉल में, देखे हो मूवी हॉल में? मूवी हॉल यस में आप भी तो खड़े होते हो, तो यही है वो पहला लाइन। ठीक है, दूसरा लाइन पढ़ो।
cherish and follow the noble ideals that inspired the national struggle for freedom. हम्म कि जो भी हमारा जो मतलब जो भी हमारे नेशनल स्ट्रगल था फ्रीडम के लिए, हम्म जो भी हम्म उस टाइम हमारे आइडियल्स थे उनको उन उनके मतलब उनके पाथ को फॉलो करना है, उनके पाथ उनके को फॉलो तरीके करना से। है, सही बात है। अब आपको ये याद है, हमने उस दिन पढ़ा था कि सोशलिज्म सोशलिस्ट कंट्री हमने लिखा हुआ है प्रियम्बल में, याद है? यस सर। सोशलिज्म, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, ऐसा वर्ड लिखा था ना। सोशलिस्ट, आखिर हम सोशलिज्म क्यों फॉलो करें? क्योंकि ये यही है ना, हमारा आइडियल फॉलो कर रहे हैं हम। हमारे पहले जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ उसमें ये पाया, उसमें इन लोगों ने किस पे फोकस किया? सोशलिज्म पे फोकस किया, इसलिए हम सोशलिज्म फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे आगे पढ़ो। uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India। हम्म सर इसका एग्जाम्पल। वही नक्सलिज्म वाला। इंटीग्रिटी यूनिटी जब आए, आपको लगे कि इंटीग्रिटी हार्म हो रही है, तो वही नक्सलिज्म। आप मतलब वहाँ पे आप क्या है, कम्युनिटी पुलिसिंग कर रहे हो। आप जैसे लोग जाके, भाई आप भी तो कभी कभी देखते हो, नेशनल यूनिटी इंटीग्रिटी के लिए वो लगा होता है, देखो कि कोई अभियुक्त ऐसा होगा जो मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि ये उस एरिया में अगर किसी को मतलब हार्म कर सकता है, तो उसका पुलिस वाले क्या करते हैं, हर जगह फोटो लगा देते हैं। तो अब वो फ़ोटो लगाते किस लिए हैं? ऐसा नहीं कि इनाम नहीं रखेंगे, इनाम भी नहीं रखते हैं कई बार। तो ड्यूटी है आपकी एज़ अ सिटीज़न, आपने फ़ोटो देखा, आपको पता लग गया अच्छा ये बंदा तो यहाँ रहता है, तो आप जाके पुलिस को बताओगे, क्योंकि उससे यूनिटी इंटीग्रिटी हार्म हो सकती है हमारी, समझ रहे हो? तो वो है फंडा। अगला पढ़ो। डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन। लाइक व्हेन सपोज अगर कॉल्ड अपॉन आर्मी। टू डू सो, हाँ ठीक है, चलो। हाँ, जैसे हाँ, आर्मी में। जैसे सर अगर आर्मी को वो नीड होती है, मतलब समटाइम्स अगर फेल हो हुँ, जाती है तो उसको सिटीजन्स की नीड होती है, तो उस टाइम हमको एज अ सपोर्टिव भी मतलब सिटीजन की तरह अपने कंट्री को वो करना हुँ, चाहिए, हुँ, डिफेंड करना चाहिए। हुँ, नेक्स्ट ठीक है, सही प्रमोट है। हार्मनी। एनसीसी वाला मैंने बताया, एनसीसी वाला एग्ज़ाम्पल यस ध्यान सर। रखना, ठीक है? यस हुँ, सर। Promote harmony, the spirit of common brotherhood, and renounce practices derogatory to the dignity of women। हुँ। मतलब कॉमन ब्रदरहुड मतलब फ्रेटर्निटी हमको बढ़ानी है, कॉमन ब्रदरहुड, ठीक है? ऐसी हार्मोनी हमको प्रमोट करनी है, ठीक है? बहुत सारे एग्जांपल हैं, इससे आपको दिखेगा कि अदर कम्युनिटी में हम हार्मोनी बढ़ाते हैं, मतलब दूसरे एक दूसरे लोग मिलके एक दूसरे का हेल्प करते हैं, ठीक है? रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू डिग्निटी ऑफ वुमेन का मतलब औरतों के खिलाफ या जो भी वो है वुमेन है, उनके खिलाफ ऐसी प्रैक्टिसेस जो डेरोगेटरी हैं, जो डेरोगेटरी का मतलब जो उनके खिलाफ है। भाई आपने सुना होगा ऐसा एक्ट है, मतलब एक एक्ट है 1987 का, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, कुछ कुछ तो है, इंसेसेंट करके कुछ उसका नाम है। उसमें क्या है, आप न्यूड पिक्स नहीं डाल सकते हो उस पे, किसी भी वुमेन का, ऐसा रैंडम वुमेन किसी का भी वो नहीं डाल सकते हो। आपने सुना होगा कि किसी पोर्नोग्राफिक पे बैन लगाना, ये सब क्या है मतलब, ये सब वो प्रैक्टिसेस हैं जो डेरोगेटरी हैं टू डिग्निटी ऑफ अ वुमेन, उसको हम हटा रहे हैं, उसको रिनाउंस कर रहे हैं, ठीक है? सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, एक आपने एक्ट सुना होगा, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, बाद में आप धीरे धीरे सब सुन लोगे। मतलब मैं कह रहा हूँ कि जब आप सुनोगे सब एक्ट, आप इस सबसे रिलेट करना, आप नहीं, धीरे धीरे से आपको पता लग जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपका दिमाग वैसा चले। अगला पढ़ो। Preserve the rich heritage of the composite culture। तो इसमें क्या आ गया, यूनेस्को, यूनेस्को। ठीक है? ऐसे यस बहुत सर। सारे हैं। नेशनल मॉन्यूमेंट एक्ट है एक, नेशनल मॉन्यूमेंट एक्ट। उसमें भी क्या होता है कि जहाँ आप जैसे मान लो ताजमहल जहाँ बना है, ठीक है? उसके 100 मीटर में आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, वो लिखा हुआ है उसमें। समझ रहे हो? अगर किसी भी मॉन्यूमेंट को नेशनल मॉन्यूमेंट बना दिया गया, तो उसको कैसे प्रिजर्व करना है, उसको फिर कितनी फंड दी जाएगी, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के थ्रू होता है। तो ये क्या है, रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर को प्रिजर्व किया जा रहा है, ठीक है? इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है, वो कौन सा एक्ट है? अगला जो पॉइंट है, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इम्पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट था, टू प्रोटेक्ट इम्प्रूव नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ, ये कौन सा एक्ट था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, क्या था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का एक एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है? लिख लो आप ये वर्ड, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है? अगला पढ़ो आप। डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। हम्म सर इसमें आपने एग्जांपल बताया था चुनौती, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ हाँ, उसमें क्या कर रहे हैं,
नई टेक्नोलॉजी जितनी है उनको क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, उनको वो दे रहे हैं, ग्रांट देते हैं, 25 लाख रुपए मिलता है। ठीक है, ये देखो मैंने लिखा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये लिख लेना। ठीक है, 1972 का। अब पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करने के लिए क्या है, बहुत सारी जगह अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं। ठीक है, एक्सीलेंस के लिए क्या है, स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस। सर गवर्नमेंट अवार्ड वगैरह, हम्म, मतलब अवार्ड वगैरह गुड। डिस्ट्रीब्यूट कर हम्म, रही है। ठीक है। और यस। पेरेंट्स और गार्जियन का क्या ड्यूटी है, 6 से 14 साल वाले बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना। पर कोई भी ये मतलब उनकी ड्यूटी है, उनका मतलब उनको फोर्स नहीं किया जा सकता है, लेकिन उनकी ड्यूटी है कि उनको पढ़ाना जाएगा। ठीक है, तो ये फंडामेंटल ड्यूटी है कितनी थी, 11। अब ये आपको ध्यान आया कि ये कब आया, 51 ए किससे आया है, 42 से। और ये जो लास्ट वाला पॉइंट है किससे ऐड किया गया है, सबसे लास्ट वाला कि पेरेंट को पढ़ाना है, किस किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, तो ये सब एक एक बात इसमें ध्यान रखनी है, पूछा जाता है। अब देखो फंडामेंटल राइट तो हम लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं बेसिक बता देता हूँ। अब ये लिखा था तो मैंने इसको थोड़ा सा मतलब डिटेल में कर दिया, ड्यूटी वहाँ बस लिखी हुई है, ये सारी चीज़ें लिखी हैं बस, उसके बारे में नहीं है। अब एक होता है फंडामेंटल राइट और एक होता है ड्यूटी। फंडामेंटल राइट जो होता है वो, इसको देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट, कौन सा पार्ट है, पार्ट 4A। फंडामेंटल ड्यूटी किस पार्ट में है, पार्ट 4A में है। ठीक है, डीपीएसपी पार्ट 4 में है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4A में है, ए। ठीक है, तो ऐसा मतलब वो मैं बेयर एक्ट अभी आपने लिया नहीं होगा, ले लिया क्या बेयर एक्ट आपने, नो बेयर सर। एक्ट लिया, अच्छा तो बेयर एक्ट आप मतलब ले लेना, नहीं तो आप बताना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, बेयर एक्ट ले लो, उसमें सारी चीज़ें लिखी होंगी, पार्ट 3 ये सब आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको आर्टिकल बाय आर्टिकल भी एक बार बताऊंगा, सारा आर्टिकल आप बोलोगे तो मैं बताता जाऊंगा। ठीक है, एक एक करके 10-10 आर्टिकल कवर करते जाएंगे। तो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक क्या है, पार्ट 3 में है, ये क्या है, फंडामेंटल राइट। और इसको कहाँ से, फंडामेंटल राइट को कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटी किस में, पार्ट 4A में है, आर्टिकल 51A है। इसको बोरो कहाँ से किया गया है, यूएसएसआर मतलब रसिया से बोरो किया गया है। तो पहला अंतर तो ये है कि फंडामेंटल राइट यूएसए से लिया गया है, वो यूएसएसआर से लिया गया है। ठीक है, तो ये अंतर ध्यान रखना है। अब फंडामेंटल राइट क्या है, कोर्ट द्वारा इन्फोर्स किया जा सकता है, लेकिन ड्यूटी को इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। इन्फोर्स वर्ड का मतलब समझते हो आप, इन्फोर्स करने का मतलब, इन्फोर्स करने का मतलब क्या है, सर उन उसको इन प्रैक्टिस लेके आना। इन प्रैक्टिस लेके आना। अब बस ऐसे ध्यान से सुनते रहना। तो पिछले बार हमने पढ़ा था फंडामेंटल राइट में एक आर्टिकल, मतलब ऐसे ही बोलता रह रहा था, पढ़ा नहीं था, लेकिन उसमें क्या लिखा था, अनटचेबिलिटी एबॉलिश करना, समझ रहे हो, अनटचेबिलिटी एबॉलिश होगी, मतलब कोई अनटचेबल नहीं, या इस तरह का कि गांव गांव में मतलब किसी कुएं पे किसी को किसी और जाति का है तो उसको पानी नहीं दिया जाएगा, ये लिखा हुआ है, ये गलत बात है, मतलब ये नहीं कर सकते हैं आप। तो ये क्या है, ये फंडामेंटल राइट में सब लिखा हुआ है, राइट टू इक्वलिटी में ये सब बातें लिखी हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसको इन्फोर्स किया जा सकता है, इन्फोर्स किया जा सकता है मतलब इस पे लॉ बनाए जा सकते हैं। मान लो आपको कल, मान लो आप छोटी जाति के हो, ठीक है, बस ऐसे हम इमेजिन करके चलो कि आप छोटी जाति के हो, आपने कहीं पानी भरा या आपने कुछ किया, और आपको मैं मान लो बड़ी जाति का हूँ, मैं बोलता हूँ कि पानी नहीं भर सकते आप, तो आप डायरेक्टली पुलिस के पास या अथॉरिटी के पास या इवन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाके बोल सकते हो कि मेरे फंडामेंटल राइट का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, मतलब मेरा फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट हो या जो भी अथॉरिटी हो, वो क्या करेगी, वो मेरे खिलाफ एक्शन ले सकती है, मतलब मुझे पकड़ के जेल में डाला जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी देखना, आप ये फंडामेंटल ड्यूटी देख रहे हो ना, अब भाई मैंने लिखा कि पब्लिक प्रॉपर्टी को, इसमें फंडामेंटल ड्यूटी में क्या लिखा हुआ है कि सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। भाई हो सकता हो मैं जाके पब्लिक प्रॉपर्टी पे थूक देता हूँ, भाई उसको तो पकड़ नहीं पा रहे हैं ना, उस पे क्या लगा रहे हैं, फाइन लगा रहे हैं, लेकिन आधे लोग तो पकड़े नहीं जा रहे हैं ना। या ना आप जाके बोल सकते हो कि अच्छा ये बंदा पब्लिक प्रॉपर्टी किसी, भाई उस पे गए हो गया, रेड फोर्ट है, इस तरह पे लोग क्या करते हैं, लव वाला निशान बना के उसमें तीर बना के छोड़ के चले आ रहे हैं, वो क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी के खिलाफ चल रहे हैं ना वो लोग। भाई पब्लिक प्रॉपर्टी आप कैसे इधर उधर उस पे कर सकते हो, मतलब जैसे वो टेम्पल है या ताजमहल है या जो भी है उस पे, लेकिन क्या है, कोई एक्ट नहीं है, तो इसका मतलब फंडामेंटल ड्यूटी इनएक्टेड नहीं है, इन्फोर्स नहीं की जा सकती है। जैसे मान लो हर पेरेंट की ड्यूटी है पढ़ाना, आपको लगता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाने का काम इतना ईजी है। आपने बहुत सारे चाइल्ड लेबर देखे होंगे, आपने देखा है चाय बेचते हुए बच्चों को, 5 साल 10 साल के बच्चे चाय बेच रहे हैं, वो बना रहे हैं, मतलब कुछ भी, मतलब
गोलगप्पे बेच रहे हैं, तो वो क्या है, उनके पेरेंट की तो ड्यूटी है ना कि उनको पढ़ाएं, लेकिन वो इन्फोर्स नहीं है, वो ये इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। कोई कोर्ट ये नहीं बोल सकता है कि अच्छा तुम्हारे बच्चा 10 साल का है, तुम जाके पढ़ाओ इसको, नहीं, वो बोल नहीं सकता है, कोर्ट नहीं बोल सकता है, ठीक है। इम्प्रूव करना है इन्वायरमेंट को, ये भी कोर्ट इंटरवीन कर सकता है, लेकिन इन्फोर्स नहीं करा सकता उसको, मतलब जबरदस्ती इन्फोर्स नहीं करा सकता कि भाई इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। आपने सुना है कि अक्सर क्या होता है कि भाई अभी बैंगलोर में वो आया, बैंगलोर में आपने सुना है ना, बैंगलोर में क्राइसिस चल रही है, वाटर क्राइसिस। तो वहाँ लोग बोल रहे हैं कि 100 से ज़्यादा लेक थी जो सूख गई। क्यों सूख गई? क्योंकि इन्वायरमेंट के खिलाफ लोग, मतलब इन्वायरमेंट के अगेंस्ट में काम कर रहे थे ना भाई, बिल्डिंगें बनाए जा रहे थे, अर्बनाइजेशन कर रहे थे। लेकिन एज अ ड्यूटी तो हमारी ड्यूटी है कि प्रोटेक्ट करें, इम्प्रूव, मतलब इन्वायरमेंट को हम प्रोटेक्ट करें। लेकिन फिर से वही इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है, समझ रहे हो? तो ये एक अंतर है, कोर्ट द्वारा इन्फोर्सिएबल, कोर्ट द्वारा, मैं कोर्ट द्वारा बोल रहा हूँ, कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। कोर्ट द्वारा कौन सा इन्फोर्स किया जा सकता है? फंडामेंटल राइट। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है, पुलिस अथॉरिटी की बात नहीं है, कोर्ट कौन सा इन्फोर्स कर सकता है, ठीक है। अब अगला देखो, वो भी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन 2-3 बार पढ़ते रहना, समझ में आ जाएगा। फंडामेंटल राइट को मैंने एक बार आपको राइट्स बताए थे, कई सारे वो होते हैं, वहाँ पे हमने पढ़ा है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल, ये पढ़ा हुआ है यस सर। अपने उसमें। तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो, पॉलिटिकल और सोशल जो है उस वो किस में लिखा हुआ है? फंडामेंटल राइट में। फंडामेंटल राइट का नेचर क्या है? पॉलिटिकल और सोशल वाला नेचर है। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी में तीनों चीज़ें इनकम्पास की जाती हैं, मतलब लिखी गई हैं एक तरह से, हर तरह के एस्पेक्ट आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो क्या है? पॉलिटिकल और सोशल, ठीक है। तो ये उतनी लाइन याद नहीं रखनी, ये लाइन याद रखना है कोर्ट वाला, कोर्ट कौन इन्फोर्स कर रहा है, कौन सा नहीं। अब आपको पता है कि नॉट, मतलब नहीं पता होगा, बस आप सुन लो कि हर सिटीजन को ये लिबर्टी नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट को इंजॉय कर पाए। कहने का मतलब, जैसे इंडियन आर्मी में आपने ये सुना है कि आप वहाँ के दस्तावेज को बाहर नहीं करते हैं लोग, ठीक है। इंडियन आर्मी में ये भी नहीं है कि वो लोग जाके पब्लिक गैदरिंग कर पाए। जैसे एक आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लेकिन कोई भी, जैसे आप इवन सिविल सिविल उसमें जाओगे, सिविल में मतलब जैसे आप आईएएस पीसीएस बन जाते हो, आईएएस बन जाते हो, आईपीएस बन जाते हो, तो आप आईपीएस बन गए तो आप आके पब्लिक में कोई चीज़ नहीं रखोगे गवर्नमेंट की। आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैं धरना दूंगा गवर्नमेंट के खिलाफ, आप समझ रहे हो। लेकिन एज अ सिटीजन मैं धरना दे सकता हूँ, लेकिन एज अ आईपीएस या एज अ आर्मी पर्सन आप धरना नहीं दे सकते। आप धरना नहीं दे सकते, कहने का मतलब आप भी सिटीजन है, लेकिन हर सिटीजन को लिबर्टी नहीं है अपने फंडामेंटल राइट को एक्सरसाइज करने की। मैं वो फंडामेंटल राइट एक्सरसाइज कर सकता हूँ अगर मैं सिटीजन हूँ। आप मान लो एक पर्टिकुलर वहाँ पहुँच गए, आर्मी में हो या आपने आईपीएस बन गया, आईएएस बन गया, तो आपके आपके ऊपर कई तरह के रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे, क्योंकि आप अब क्या बन गए? आप स्टेट के पार्ट बन गए हो, आप समझ रहे हो ना, गवर्नमेंट के आप पार्ट बन गए हो। तो ये ध्यान रखना है कि सिटीजन पे कोई, कुछ सिटीजन पे अप्लाई होता है फंडामेंटल राइट, कुछ पे नहीं होता है। फंडामेंटल ड्यूटी जो होती है वो हर सिटीजन पे एक्सटेंड होती है। मतलब भाई चाहे वो आप आईपीएस हो, चाहे मैं कॉमन आदमी हूँ, तो भी दोनों में क्या होगा, दोनों लोगों को भाई कल्चर का, इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करना है, कंपोजिट कल्चर जो भी उसको प्रिजर्व करने में जो भी कोशिश की जा सकती है करना है, ठीक है। तो ये सबको करना है, तो फंडामेंटल ड्यूटी सब पे आती है, ड्यूटी है ना, वो ड्यूटी सब पे आएगी, ठीक है। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में। तो पहला तो मैंने ये बताया कि 4A में है, ये तो आपको ध्यान है। 51A आर्टिकल में ये लिखा गया है। अब ये आपको पढ़ के तो ये पता लग गया ना, ये लाइन पढ़ो, आर अ सेट ऑफ मॉरल एंड इथिकल प्रिंसिपल्स दैट गाइड सिटीजन्स इन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स द नेशन। ये आपको पढ़ के लगा ना कि ये क्या है? मॉरल और इथिकल प्रिंसिपल है, ठीक है, जो आपको गाइड करता है किसके तरफ? नेशन की तरफ, आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है उसके तरफ। फिर हमने देखा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जब बना उस टाइम नहीं आया था, फंडामेंटल ड्यूटी को बाद में लाया गया, 1976 में डाला गया कॉन्स्टिट्यूशन में, 42nd अमेंडमेंट से, ये हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो इसका इवोल्यूशन होता कैसे है? तो इवोल्यूशन मतलब कैसे ये बना, कैसे चीज़ें आई, ठीक है। अब स्वर्ण सिंह कमेटी एक है, स्वर्ण सिंह कमेटी थी 1976 में, उसने प्रपोज किए फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। उसने बताया कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज़ होनी चाहिए। अब आप ये सुने होंगे कई बार, इमरजेंसी पीरियड, इमरजेंसी लगी थी, इंदिरा गांधी की इमरजेंसी लगी थी, ये तो कई बार सुने होंगे आप, ठीक है।
तो आप सोचो इमरजेंसी यस। जब लगी थी, इमरजेंसी में क्या था उस टाइम, भाई अटैक्स हो रहे थे उस टाइम, मतलब इंटरनल अटैक्स भी बहुत सारे थे उस टाइम, बहुत सारी चीज़ें उसमें चल रही थी, एक तरह से टर्मोइल था पूरे कंट्री में। तो आपको नहीं लगता है कि बहुत सारी फंडामेंटल ड्यूटी की ज़रूरत थी उस टाइम? तो उस टाइम स्वर्ण सिंह कमेटी ने ये प्रपोज किया कि भाई इस तरह की फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए, क्योंकि आप देखो ब्रदरहुड, ब्रदरहुड ऐसा लिखना ज़रूरी है, ठीक है। नेशनल सर्विस में जब किसी को बुलाया जाए तो सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, यूनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमको आगे आना चाहिए, हर सिटीजन को। तो एक तरह से एक मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट हर सिटीजन के लिए बनाया गया स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा। और मैंने पहले बोला जब ये आए थे तो कितने ड्यूटीज थे, 10। ये सब नंबर याद रखना, कुछ भी उसमें लिख के आ सकता है। तो पहले क्या थे, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे, मतलब स्टेटमेंट लिख देगा पता नहीं लगेगा, ठीक है, गलत हो जाता है। अब 2002 में जब ये बना 86 का वाले में, तो 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई। 11th वाला मैंने बताया कौन सा ऐड किया गया, ठीक है, कि 6 से 14 साल का अगर बच्चा है तो उसको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी देना गार्जियन या पेरेंट का वो है, मतलब एक तरह से प्रेरोगेटिव उनको देना है, ठीक है। तो ये ड्यूटी इंस्पिरेशन ड्रॉ कहाँ से करती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और एक होता है यूडीएचआर, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। एक यूडीएचआर बना था, ये बहुत पुराना है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। तो बस आप ये समझ लो कि ह्यूमन ह्यूमन राइट, आप समझते हो ह्यूमन राइट वर्ड का मतलब, बेसिक वर्ड ह्यूमन राइट यस। का मतलब, भाई आपको जो मतलब आप जो भी सोच सकते हो ना, एक्स वाई जेड, जैसे राइट टू वर्क ह्यूमन राइट है, राइट टू लिव मतलब आपको लगता है कि मुझे जीना चाहिए तो राइट टू, जो आपको लगता है, ठीक है, मुझे बोलना चाहिए, खाना चाहिए, हर चीज़ जो है वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट में लिखी हुई है। तो ये चीज़ आप कहीं भी कोट कर सकते हो, वाइल राइटिंग एनी आंसर कहीं भी आप वो कोट कर सकते हो, ठीक है। और डीपीएसपी और ये सब याद हो जाएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें, आपको एससे में बहुत हेल्प मिल जाएगी। अभी इसी में दिखाऊंगा, 2-3 कोट आपको दिखाऊंगा जो डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, आ सकते हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, ठीक है। अब तो ये समझ में आ रहा है कि ये इसका इंस्पिरेशन इन लोगों को कहाँ से मिलता है, डीपीएसपी से, यूडीएचआर से, ठीक है, तो इसको यूडीएचआर बोलते हैं। अब इसके बाद इनिशियली इसमें 10 थे, बाद में क्या हुआ, एक और ऐड कर दिया गया, हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। अब देखो कई सारे डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, यूएसए भी डेमोक्रेटिक है, कनाडा भी है, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, सब लोग लैक करते हैं क्या, कोई सिटीजन की ड्यूटी नहीं है। हमें तो ये याद रखना है कि केवल जापान का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है जिसमें एक ऐसी लिस्ट बनाई गई है। तो ऐसा ये लाइन लिख के आ सकता है कि यूएसए, कनाडा, ऑल द मेजर डेमोक्रेटिक कंट्रीज डू हैव अ फंडामेंटल ड्यूटीज। सही स्टेटमेंट है कि गलत स्टेटमेंट है, ऐसा लिख के आ सकता है, ठीक है। फिर लिखेगा कि जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो दूसरा स्टेटमेंट तो जापान में है, लिख देगा ऑस्ट्रेलिया में है कि नहीं है, तो नहीं ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। तो ये सब पता होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा। तो ये लाइन भी याद होना चाहिए, इसमें मोस्टली वही लाइनें लिखी हैं जो आपको पता होनी चाहिए, मतलब इसमें और कुछ नहीं है, ज़्यादा मैं लिखता नहीं हूँ। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 में मैंने अभी आपको बताया कि ये इंक्लूड नहीं की गई ड्यूटी, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो सब याद रहेगा। अब फंडामेंटल ड्यूटी क्या करती है, एक गाइड की तरह सर्व करती है, नॉट ओनली फॉर सिटीजन बट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द एक्शन ऑफ इलेक्टेड एंड नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन। वो ठीक है, ये भी आप एक बार पढ़ सकते हो, इस पे सोच सकते हो। तो जो फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी की लीगल यूटिलिटी है वो सिमिलर है, क्योंकि दोनों इन्फोर्सिएबल बाय द कोर्ट नहीं है, इस वजह से लिखा जाता है कि लीगल यूटिलिटी ऑफ डीपीएसपी। जब मैं बताऊंगा तो फिर से आपको ये चीज़ बताऊंगा, डीपीएसपी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी क्या है, ये एक लीगल यूटिलिटी है, ठीक है। दोनों क्या करते हैं, मतलब दोनों एक तरह से कोर्ट से इन्फोर्सिएबल नहीं है, ठीक है। अब इंस्पिरेशन इसका कहाँ से लिया गया था फंडामेंटल ड्यूटी का, अभी मैंने बताया यूएसएसआर से, तो याद रखना है, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया, फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा, ड्यूटीज़ को नहीं किया जा सकता है, इंडियन आर्मी वाली बात आपको बता दी, ठीक है। अब हमेशा पूछा जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटी का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या हमें डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, डालना चाहिए एज अ ड्यूटी, क्या हमें रखना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटी, इसका क्या फ़ायदा है, क्या सिग्निफिकेंस आपको लगता है। आपने 11 फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ ली, इसका कोई सिग्निफिकेंस आपको लगता है, यस सर। जैसे कि सर हमारे नेशनल फ्लैग और मतलब नेशनल एंथम के 2 वर्ड्स रिस्पेक्ट और ये सब, हम्म, और ब्रदरहुड वगैरह, तो हाँ मतलब ये कॉमन चीज़ें ब्रदरहुड हमको है, हाँ एक तरह से डाइवर्सिटी। हर, हाँ मतलब जो भी, हाँ डाइवर्सिटी वाले पॉइंट से भी आपने सही जोड़ा। और
जैसे 6 से 14 वाला है, आपको नहीं लगता है कि ये लिखा हुआ है ठीक है, इन्फोर्सिएबल नहीं है, हम वो नहीं है कि हम जाके कोर्ट में बोल सकते हैं। लेकिन अगर 10 लोगों को पता है तो चाइल्ड लेबर कम हो सकता है। भाई चाइल्ड लेबर 14 से कम पे माना जाता है, तो चाइल्ड लेबर पे भी एक तरह से वो है। ठीक है, आइडियल्स को चेरिश करना मतलब हमारे पास कई सारे, इससे जब ये लिख दिया जाता है तो क्या होता है, भाई हमको कैसे पता कि किसको पढ़ना चाहिए, लेकिन आपने लिखा कि फ्रीडम स्ट्रगल के जो लोग इम्पोर्टेंट फिगर्स थे उनको पढ़ना चाहिए, तो हम पढ़ रहे हैं उनके बारे में। भाई गांधी के बारे में लोग पढ़ते हैं, अम्बेडकर के बारे में पढ़ते हैं, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं। उससे आप एक बड़ी से बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और अच्छे अच्छे लीडर्स को ले लो, वो लोग हमेशा इन लोगों को कोट करते हैं। तो इससे हमको ये चीज़ फ़ायदा है ना, मतलब इसका एक सिग्निफिकेंस है। दूसरा सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस ये है कि पार्लियामेंट जो है इज़ फ्री टू इन्फोर्स देम थ्रू सूटेबल लॉ। अभी मैंने आपको कई सारे लॉ बताए। भाई इन्वायरमेंट पे लॉ बनाया गया, इन्वायरमेंट पे क्या था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसी के तरह एक बना है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, 1986 में बनाया गया। तो इस तरह के बहुत सारे एक्ट बन रहे हैं ना, ये एक्ट एक्ट का गाइडेंस आपको कहाँ से मिल रहा है, उसी पर्टिकुलर फंडामेंटल ड्यूटी में जो चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, क्योंकि वो भाई वो तो एक तरह का, जैसे मैं बोला था ना, प्रियम्बल इज आईडी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वैसे ही एक मॉरल प्रिंसिपल है, दे रहा है ना ये हमको कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। जैसे चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट कई सारे लॉ बने हैं, वो लॉ कहाँ से बन रहे हैं, वो उसका इंस्पिरेशन यहाँ से आ रहा है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक एक्ट बताया, सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस वाला बना था। ठीक है, जो एक्ट बना, मतलब उसको प्रोहिबिट करने के लिए, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस 2013 में बना ये। तो ये भी एक्ट देखो बाद में आया, लेकिन इसका इसका इंस्पिरेशन कहाँ से आ रहा है, इसका इंस्पिरेशन आ रहा है इससे। तो सिग्निफिकेंस आपको समझ में आ रहा है। यस सर। तो एक तरह से ये क्या करता है, कांस्टेंट रिमाइंडर है सिटीजन के लिए कि भाई ऐसा करो, ऐसा मत करो, कौन सी एक्टिविटी नेशनल है, कौन सी सोशल है, कौन सी एंटी नेशनल है, कौन सी एंटी सोशल है, उसमें बताता है। ठीक है, तो आपका मतलब एक तरह से गाइड की तरह काम करता है। तो गाइड केवल आपके लिए नहीं, केवल सिटीजन के लिए नहीं है, गवर्नमेंट के लिए गाइड कर रहा है थ्रू लॉ। सिटीजन को कंट्रोल किया जा सकता है थ्रू लॉ। इस तरह से कई सारी चीज़ें आप इसमें सोच सकते हो। ठीक है, समझ गए। यस सर। अब एक होता है वर्ड जस्टिसिएबल, एक होता है वर्ड नॉन जस्टिसिएबल। फंडामेंटल ड्यूटी नॉन जस्टिसिएबल है, इसका मतलब क्या है, आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। जस्टिसिएबल वर्ड किससे बना है, जस्टिस से। जस्टिस आपको कहाँ मिलेगा, भाई कोर्ट में, न्यायपालिका में। न्यायपालिका मतलब जुडिशरी में। तो नॉन जस्टिसिएबल मतलब कि वही कि भाई कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म कर रहा है तो आप जाके कोर्ट में मुकदमा नहीं लड़ने लगोगे। आप मैक्स क्या कर सकते हो, अगर कोई लॉ बना हुआ है तो आप उसके थ्रू गवर्नमेंट को अप्रोच कर सकते हो। आप ये नहीं बोलोगे कि ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म कर रहा है तो मेरा नुकसान हो रहा है। कल को कोई पेड़ का लकड़ी काट रहा है तो आप जाके नहीं बोलोगे इन्वायरमेंट हार्म हो रहा है, तो डायरेक्ट कोर्ट में नहीं पहुंच जाओगे। हाँ, लेकिन पेड़ को काटने के लिए कोई लॉ बना होगा तो आप लॉ के थ्रू उस अथॉरिटी, मतलब पुलिस वुलिस के पास जा सकते हो। समझ रहे हो ये चीज़। जस्टिसिएबल का हम्म। मतलब, जस्टिसिएबल का मतलब किस चीज़ को लेके आप कोर्ट में जा सकते हो। कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हो। जैसे आपने सुना होगा ट्रिपल तलाक को चैलेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। तो ट्रिपल तलाक क्या था, नॉन मतलब ट्रिपल तलाक एक वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट था। कोई भी चीज़ आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगी तो आप डायरेक्ट कोर्ट में चले जाओगे। कोई भी चीज़ आपके फंडामेंटल ड्यूटी को वायलेट करेगी तो आप कोर्ट में नहीं जाओगे। आप अगर लॉ कोई बना होगा तो आप जाओगे उस लॉ के थ्रू पर्टिकुलर अथॉरिटी के पास। समझ में आ रहा है। ठीक यस है, एक सर। बार बताओ जस्टिसिएबल नॉन जस्टिसिएबल का मतलब एक बार बताओ, कुछ एग्जांपल के भी बताना। सर अगर हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ मतलब हार्म वगैरह हो रही है तो हम इनको लेके कोर्ट में नहीं जा सकते। हाँ, जैसे कौन सी हार्म हुई, मान लो आपकी कोई फंडामेंटल ड्यूटी हार्म होने का मतलब, कोई भी 11 पढ़ ली, कोई भी बताओ। इन्वायरमेंट, हाँ, इन्वायरमेंट। ठीक है, कहने का मतलब इन्वायरमेंट वाइल्ड में क्या। लाइफ हार्म वगैरह हो रही, वाइल्ड लाइफ हार्म हो रही है, रिवर्स वगैरह, हाँ तो उसको लेकर भाई, के कोर्ट हाँ में नहीं जैसे जा रिवर आप बहुत ज़्यादा देखते होगे, लोग लद्दाख जाता है रिवर में पूरा वो फेंकते हैं, सकते। भाई प्लास्टिक के वो फेंक रहे हैं। आप उस पे जाके नहीं बोल सकते मेरा फंडामेंटल राइट हार्म हो रहा है। आप समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। जैसे रोड है, मान लो रोड, रोड को आप बीच से तोड़ने लगो रात में उठ के, तो कोई बंदा आके ये नहीं बोलेगा कि भाई मेरा फंडामेंटल राइट, मतलब इसका वो हो रहा है, मैं कोर्ट में जाऊंगा। रोड तोड़ने के लिए आप गलत हो रहा है तो आप कहाँ जाओगे, लीगल अथॉरिटीज के पास। कहाँ जाओगे, लीगल अथॉरिटी। अगर उसके उससे रिलेटेड कोई लॉ बना है तो आप वहाँ पे जाके अप्रोच करोगे और उनको बताओगे। समझ गए आप।
यस सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी है, क्या लिखी है? बोथ राइट्स एंड ड्यूटीज आर को रिलेटिव एंड इनसेपरेबल। ये लाइन याद रखना कि जो फंडामेंटल राइट है, मैं आपको बाद में बता भी दूंगा कि कैसे राइट और ड्यूटीज जो है वो कोरिलेटिव है। ठीक है, आप बताओ कैसे कोरिलेटिव हो सकती हैं, कोई एग्जांपल बताओ। और ऐसे जनरल आप सोचो कि राइट्स का मतलब क्या होता है? राइट का मतलब अधिकार, ठीक है, और ड्यूटी का मतलब कर्तव्य। ठीक है, तो अधिकार और कर्तव्य दोनों कोरिलेटिव कैसे हैं, कैसे इनसेपरेबल है, आपको क्या लगता है? कोई भी एग्जांपल लेके बताओ, कोई भी अधिकार बताओ आप। मैं कई सारे अधिकार आपको बताता रहता हूँ, कोई भी अपने राइट्स बताओ आप। जैसे राइट टू इक्वालिटी, मैं कई बार बोला हूँ, इक्वालिटी क्या है? राइट है आपका, फंडामेंटल राइट है। ठीक है, हम्म। राइट टू इक्वालिटी आपका वो है। और ड्यूटी और को रिलेटिव कैसे है, आप बताओ एग्जाम्पल लेके सोच के। सर राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी। हाँ 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 जी सर। बताओ, बताओ बताओ। सर इक्वालिटी मतलब कि मतलब हम सबको सेम वो होनी चाहिए, सेम हम्म, रिसोर्सेज या फिर से हर चीज़ें सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, या ठीक है। सेम अधिकार होना चाहिए सबके पास। और ये हम्म, हमारी ड्यूटी है कि हम इस चीज़ को एनफोर्स करें कि वुमेन्स को और मेन को मतलब इक्वली ट्रीट किया जाए। तो इसलिए हाँ ये चीज़ हाँ। इन तो समझ, इनसेपरेबल अब है। देखो ये कैसे कोरिलेटिव है, आप ही के एग्जाम्पल से एग्जाम्पल देता हूँ। आपने बोला कि मेन और वुमेन को मिलना चाहिए, तो हमें क्या है मतलब, हमने क्या कॉमन ब्रदरहुड का एक वो पढ़ा ना ऊपर अभी, कॉमन ब्रदरहुड हमें यस। इंश्योर करना है। अगर आप कॉमन ब्रदरहुड नहीं इंश्योर कर रहे हो तो क्या है मतलब, इनइक्वालिटी फैलेगी, वो राइट्स नहीं है। जैसे मान लो कॉमन ब्रदरहुड का, मान लो आप मुस्लिम हो, मैं हिंदू हूँ, ठीक है, हम लोग डिस्क्रिमिनेशन करने लगे, हम लोग हारमोनी ना, हारमोनी में ना रहें, तो आपको नहीं लगता है कि मेरे एज अ मतलब मेरे रिलीजियस जो राइट्स, इसमें रिलीजियस राइट्स भी बहुत सारे हैं, तो मेरे रिलीजियस राइट्स हार्म होंगे? समझ रहे हो आप? अगर आप अपनी ड्यूटी नहीं करोगे, ड्यूटी मतलब भाई मैं भी अपनी ड्यूटी नहीं करूँगा, मतलब मैं हिंदू हूँ आप मुस्लिम हो, दोनों लोग मान लो अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे सही से, तो दोनों लोगों के कहीं ना कहीं राइट्स हार्म होंगे। समझ रहे हो? जैसे अनटचेबल वाला है, अगर कॉमन ब्रदरहुड नहीं है तो मैं आपको पानी पीने नहीं दूंगा भाई, मान लो मैं हायर कास्ट का हूँ, आप लोअर कास्ट के हो, मैं आपको पानी नहीं पीने दूंगा गाँव का। तो ये क्या हो रहा है, आपके राइट्स इन्फ्रिंज हो रहा है ना, क्यों? क्योंकि मैं अपनी ड्यूटी फॉलो नहीं कर रहा हूँ। समझ रहे हो? मेरी ड्यूटी है कि मुझे कॉमन ब्रदरहुड रखना है, हारमोनी रखनी है सबके साथ, ऐसा ड्यूटी में, ऐसा फंडामेंटल ड्यूटी में लिखा गया है। तो आप समझ पा रहे हो ये सब लाइनें? बोथ राइट्स एंड ड्यूटीज आर कोरिलेटिव एंड इनसेपरेबल। ठीक है, क्योंकि यस। आपको राइट्स आपको क्या देता है? प्रिविलेज देता है, प्रिविलेज। ठीक है, लेकिन कोई भी प्रिविलेज, अब ऐसा क्या बोला जाता है कि भाई दूसरे के घर को हम नहीं तोड़ेंगे अपना बनाने के लिए। समझ रहे हो ना? तो वही है, राइट्स, अधिकार तो है आपको, लेकिन अधिकार भी एक सीमित, अधिकार का क्या होता है, एक सीमित दायरा है ना राइट्स का। तो अगर आप ड्यूटी भी सही से करोगे तो क्या होगा, दोनों लोगों के राइट रिस्पेक्ट होंगे। ठीक है, तो ये सब, ये लाइन एक्चुअली शायद आई हुई है, नहीं आई होगी तो आगे आ जाएगी। ऐसा लिख के आएगा, लिख के आएगा लाइन में, मतलब कि बोथ राइट्स एंड ड्यूटीज आर कोरिलेटिव एंड इनसेपरेबल। तो आपको लगेगा कि गलत है या सही है, जो भी है उस टाइम समझ में आएगा जब आप पेपर दे रहे होगे तो। ठीक है, तो इस तरह का लाइन आता रहता है लिख के। अब फंडामेंटल ड्यूटी को इंक्लूड करने का प्राइमरी पर्पस क्या था कि अवेयरनेस फैलाना, सिटीजन्स के बीच में अवेयरनेस फैलाना अबाउट देयर सोशल एंड इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये एक वो था। अब देखो इसकी मैंने अभी बात की थी कि नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करने के लिए हमारा क्या आया, इंडियन फ्लैग कोड 2002 आ गया। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? ये मैंने अभी पहले आपको बताया। ठीक है, ठीक है, तो इन इन लॉज को इंटरप्रेट करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज का यूज हो सकता है। तो ये सारे सिग्निफिकेंसेस हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं कि ये नेशनल फ्लैग को इम्फेसाइज रिस्पेक्ट करने के लिए, राइट्स ड्यूटी जो इनसे इंसेपरेबल है, नॉन जस्टिस, ये सब आप एक बार पढ़ोगे, कई सारे इसमें सिग्निफिकेंसेस हैं। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी के, समझ आ रहा है आपको? अब तो इसके पहले क्या था ना, उसके पहले क्या आई, स्वर्ण सिंह कमेटी आई, स्वर्ण सिंह कमेटी आई जिसने बताया, जिसके रिकमेंडेशन पे वो बना गया। उसके बाद इसमें कई बार ये लोग बोलते हैं कि केवल 11 ड्यूटी नहीं और भी ड्यूटी होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे वर्मा कमेटी आई 1999 में, इसने बोला कि लीगल प्रोविजंस रिलेटेड टू प्रिवेंटिंग इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर, क्रिमिनल लॉ पनिशिंग ये ऑफेंसेस, ये सब भी हमको इंडियन पिनल कोड में, मतलब ये बोला कि ये लीगल प्रोविजंस भी हमको इसमें रखने चाहिए। ठीक है, किस में रखने चाहिए? अपने फंडामेंटल ड्यूटी में। ठीक है, मतलब नेशनल ऑनर को
प्रिवेंट करने मतलब इंसल्ट करने वाले क्रिमिनल लॉ, ऐसे क्रिमिनल लॉ जो एनिमिटी और डिस्क्रिमिनेशन को इनकरेज करते हो, उससे भी रिलेटेड कुछ ड्यूटी हमको इसमें रखनी चाहिए। ऐसा किसने बोला? वर्मा कमेटी की रिपोर्ट ने बोला। ठीक है, ठीक है। इसने क्या बोला? दूसरा पॉइंट वर्मा कमेटी ने क्या बोला कि हमको स्कूल के करिकुलम में, टीचर के एजुकेशन प्रोग्राम में और प्रोफेशनल एजुकेशन में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, इन सब की भी बात की जानी चाहिए। आप समझ रहे हो? कहने का मतलब जैसे अभी आप स्कूल करिकुलम में पढ़ते हो, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमारे स्कूल करिकुलम में कहीं ये बात लिखी नहीं थी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के बारे में, ये सब लिखा नहीं था। टीचर एजुकेशन प्रोग्राम मतलब बहुत सारे, जैसे आप सुने होंगे सीटेट वूटेट का एग्जाम होता है, जो लोग टीचर बनते हैं उनको भी एक प्रोग्राम के थ्रू गुजरना पड़ता है, तब वो जाके टीचर बनते हैं। तो उनके भी प्रोग्राम में ये सारी चीज़ें इंक्लूड की जाएँ। आप समझ रहे हो कि जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड प्रिंसिपल है उसको इंक्लूड किया जाए, उससे रिलेटेड जो एक्ट्स बन रखे हैं उसको इंक्लूड किया जाए। ये सब बातें किसने बोली? वर्मा कमेटी ने बोली। ठीक है, ठीक है। अब एंस एक कमीशन बना एनसीआरडब्ल्यूसी 2002 में, और एक सुप्रीम कोर्ट, दोनों लोगों ने बोला कि ये जो वर्मा कमेटी ने ये सब बातें बोली हैं, इस रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट किया जाए। तो अब धीरे धीरे कुछ कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई हैं, कुछ कुछ चीज़ें नहीं इम्प्लीमेंट हुई हैं। लेकिन ये आप रिपोर्ट ऑफ वर्मा कमेटी किससे रिलेटेड है? फंडामेंटल ड्यूटी पे बहुत सारे रिकमेंडेशन को लेकर रिलेटेड है। ठीक है, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अब तो पहले हमने फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी में क्या देखा था? डिफरेंस। उस डिफरेंस में एक पॉइंट क्या था? 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट होते थे, उसका आर्टिकल 51 ए था। फंडामेंटल ड्यूटी जो थी वो इन्फोर्सिएबल नहीं थी, ये फंडामेंटल राइट इन्फोर्सिएबल था। इस तरह के कुछ हमने बेसिक हमने डिफरेंसेस देखे थे फंडामेंटल राइट और ड्यूटी में। अब यहाँ पे रिलेशन लिखा हुआ है, रिलेशन। तो रिलेशन होगा ही ऑब्वियस है। क्यों रिलेशन होगा? क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा? एक लाइन पढ़ी हमने, क्या? इनसेपरेबल है। हमने पढ़ा बोथ राइट्स एंड ड्यूटीज आर कोरिलेटिव एंड इनसेपरेबल। तो इस वजह से इसमें रिलेशन होगा, दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। तो पहला फंडामेंटल राइट क्या था? पहले इंट्रोड्यूस किया क्या था? ये इन्फोर्सिएबल है, वो तो ठीक है, ये इन्फोर्सिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन अब देखो दोनों में रिलेशन क्या है। आर्टिकल 21 क्या है? इसको बोलते हैं राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ 21 ए है, राइट टू एजुकेशन। यहाँ शायद गलत लिखा है, 21 ए है राइट टू एजुकेशन, 21 क्या है? राइट टू लाइफ।